ट्रैक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा भोसले है और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में मेरा 15वां रैंक आया है। मैं मुंबई से हूँ। मैंने बीई किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से, एमबीए किया है आईआईएम लखनऊ से और लगभग 3 सालों तक मैं एक निजी कंपनी में नौकरी कर रही थी। परीक्षा का यह मेरा दूसरा प्रयास था और मेरा ऑप्शनल विषय था समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। अपने पिछले वीडियो में मैंने जनरल स्टडीज़ और प्रीलिम्स, मेंस और थोड़ा बहुत इंटरव्यू के बारे में भी बता दिया है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र ऑप्शनल की बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सोशियोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर आप चुन रहे हैं तो मैं कहूँगी आप 11वीं और 12वीं कक्षा के जो NCERTs है सोशियोलॉजी के, 4 NCERTs आते हैं टोटल 11वीं और 12वीं के, तो वो एक बार पढ़ लीजिएगा। उससे आपको एक बहुत ही ब्रीफ आइडिया आ जाएगी कि समाजशास्त्र में क्या होता है, क्या स्कोप है इस विषय का। तो अगर आपको ये चारों NCERTs अच्छी लगी तो ही आप इस विषय के साथ प्रोसीड कीजिएगा, वरना आप कोई दूसरा ऑप्शनल चुन लीजिएगा। और ये चारों NCERTs पढ़ने के बाद आप पिछले कम से कम 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिएगा सोशियोलॉजी के। मेरे ख्याल से 2013 या 2014 में सिलेबस थोड़ा सा बदल गया था, तो उससे पहले के कुछ जो टॉपिक्स थे वो अब नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी 10 सालों के तो पेपर्स देखिएगा ही। एक किताब आती है क्रॉनिकल पब्लिकेशंस की, उसमें पिछले 14 या 15 सालों के सॉल्व्ड पेपर्स मिल जाएंगे आपको सोशियोलॉजी के। सिर्फ पहले क्वेश्चंस देख लीजिएगा, NCERTs पढ़ने के बाद सिर्फ वो क्वेश्चंस देख लीजिएगा, और ये 2 काम होने के बाद फिर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि सोशियोलॉजी पढ़ते वक्त हमें किस बात पर ध्यान देना है। एक मैं कहूँगी कि ये ठीक ठाक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ऐसे नहीं है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि हिस्ट्री थोड़ा कम स्कोरिंग है या फिलॉसफी थोड़ा कम स्कोरिंग है, या इसका जो सिलेबस है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे ज्योग्राफी के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, तो वैसा इस विषय का नहीं है। तो स्कोरिंग के हिसाब से भी और जो हमारे सिलेबस का स्कोप है उस हिसाब से भी सोशियोलॉजी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शनल है। और गाइडेंस भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक मिल जाती है, बुक्स भी अच्छे हैं इस विषय के बारे में। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा NCERTs और पेपर्स होने के बाद जो पहली बुक मैंने पढ़ी थी वो थी हैरलम बोस। ये इस बुक का नाम है सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स बाय हैरलम बोस एंड हॉलबॉर्न। इसकी जो 8th एडिशन है, 8वीं एडिशन, वो मैंने पढ़ी थी। इसमें कौन से पेजेस जो पढ़ने थे वो मैंने अपने ब्लॉग में मेंशन कर दिया है। जस्ट एक मैं बताऊंगी अपना, ये मेरा ब्लॉग है नेहा भोसले blog.wordpress.com, NEHA नेहा BHOSLE भोसले BLOG ब्लॉग, नेहा भोसले blog.wordpress WORDPRESS.com, नेहा भोसले blog.wordpress.com। और मेरा टेलीग्राम चैनल है ऑल अबाउट UPSC CSE, all ALL_about ABOUT_UPSC_CSE। तो इन दोनों जगहों पर आपको मेरी जो स्ट्रैटेजी है, ना सिर्फ सोशियोलॉजी की बल्कि GS की प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, GS के आंसर राइटिंग के लिए सारी स्ट्रैटेजीज डिटेल में आपको मिल जाएंगी इन दोनों सोर्सेज पे। और मैंने अपने नोट्स और अपने सारे चेक टेस्ट पेपर्स भी इन दोनों जगहों पर अपलोड कर दिए हैं। तो इस वीडियो में अगर मैं कुछ भूल गई बताना तो आपको इन दोनों सोर्सेज पे वो मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं कह रही थी, मैंने सबसे पहले जो हैरलम बोस की 8th एडिशन पढ़ी थी, जो पेज नंबर्स थे वो आप वहाँ से देख सकते हैं। पूरी बुक तो हमें नहीं पढ़नी है, वही लिमिटेड पेज नंबर्स पढ़िएगा। मैं कहूँगी पहली बार हैरलम बोस पढ़ते वक्त सिर्फ आप अंडरलाइन कर दीजिएगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, और दूसरी बार जब आप उस बुक को पढ़ते हैं तो उसमें से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी के लिए मैं कहूँगी नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ऑप्शनल ही है जहाँ पर आप बहुत हाई स्कोर कर सकते हैं, और दूसरी बात अभी जो हमारे मेंस के
जो चारों जीएस के पेपर्स है और ऑप्शनल के जो 2 पेपर्स है उसके बीच में ऑलमोस्ट 1 हफ्ते की गैप होती है। तो उस 1 हफ्ते में पढ़ने के लिए तो कम से कम आपको नोट्स बनाने ही चाहिए। ऐसे नोट्स बनाइएगा कि उस 1 हफ्ते में 2 बार वो नोट्स पढ़ के हो जाए, बस बहुत है। उससे पहले तो रिवीजन के लिए पढ़ने ही है वो नोट्स, पर उस 1 हफ्ते में 2 बार वो नोट्स पढ़ के हो जाने चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा नोट्स बनाते हुए। तो हारलम्बोस की दूसरी रीडिंग पर आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। सिलेबस जो आपने पढ़ाई है और जो क्वेश्चंस आपने देखे हैं कैसे पूछे जाते हैं, उस हिसाब से आप नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा। और एक बात मैं कहूँगी कि हारलम्बोस में आपको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले तो जो एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर है वो पढ़ लीजिएगा। फिर जो एंड में जो चैप्टर 15 है, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज नाम है उस चैप्टर का, उस चैप्टर 15 के जो मैंने पेजेस बताए हैं थोड़े से, वो पढ़ लीजिएगा। और फिर चैप्टर 14 पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 14 है मेथोडोलॉजी। तो ये 3 पहले पढ़ने के बाद फिर आप चैप्टर 1 से शुरू कर सकते हैं उसी ऑर्डर में। पर ये 3 आपको एक बहुत बेसिक आइडिया देंगे कि सोशियोलॉजी में क्या क्या थ्योरीज है, क्या क्या मेथोडोलॉजीज यूज होती है। मैंने सेकंड रीडिंग में सोशियोलॉजी के नोट्स बना लिए हारलम्बोस से, और फिर एक बार मैंने अपने नोट्स गो थ्रू किए, और फिर उसके बाद उस बुक को फिर से कभी नहीं छुआ, क्योंकि वो बुक भले पढ़ने के लिए मुझे तो लगा आसान है, पर डायरेक्टली बुक में से पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए नोट्स बनाए थे उसमें से। और मैं कहूँगी कि उस बुक की साइज पर मत जाइएगा, वो बहुत ही आसान बुक है पढ़ने के लिए। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको ये रियलाइज हो जाएगा। फिर जब मेरी हारलम्बोस से नोट्स बनाकर हो गए, जो सेकंड बुक मैंने पढ़ी थी वो थी फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी बाय विकास रंजन सर। ये क्लासेस भी चलाते हैं, उनके क्लासेस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पर उनकी ये जो बुक थी वो बहुत अच्छी थी। तो इसका 5th एडिशन मैंने पढ़ा था, फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी बाय विकास रंजन सर। इसमें मैंने जो हमारा पेपर 1 का चैप्टर 4 है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, वो नहीं पढ़ा। उसके अलावा जो बाकी के 9 चैप्टर्स हैं वो सारे पढ़े मैंने इस बुक से। ये बुक आपको चैप्टर 6, पेपर 1 के चैप्टर 6, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 के लिए बहुत काम आएंगे, क्योंकि हारलम्बोस में ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं किए गए हैं। तो ये बुक भी पढ़ने के लिए मुझे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज लगी इसकी, और पहले ही रीडिंग में मैंने नोट्स बना लिए थे। और इससे नोट्स बनाते वक्त मैंने ये देखा कि जो चीज़ें हारलम्बोस में कवर नहीं हुई थी, सिर्फ वही चीज़ें, वही कंसेप्ट्स या वही थिंकर्स मैंने इस बुक से अपने नोट्स में डाल दिए थे। और ये बुक के बारे में मैं कहूँगी कि अगर आपको चैप्टर 4 भी पढ़ना है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मैं दूसरे सोर्सेज से वो रेफर कर रही थी। तो वो देखिएगा, आपको अगर लगे तो आप वो चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा, वरना सिर्फ जो बचे हुए 9 चैप्टर्स है वो कवर कर लीजिएगा। तो एक बार इस बुक से भी मेरे नोट्स बनाकर हो गए। फिर मैंने एक बार वही नोट्स अपने गो थ्रू किए कि कुछ और बचा है क्या, जो सिलेबस के टॉपिक्स है उसमें से, या फिर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से। और फिर मैंने पढ़ा उपेंद्र गौर सर की नोटबुक। ये नोटबुक एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड की नोटबुक थी जो मुझे मिली थी। तो जो टेलीग्राम पर या जो आपको ऑनलाइन जो पंकज कॉपियर्स या किसी और सोर्स से अगर आप जो नोट्स मंगाते हैं, मुझे नहीं पता वो नोटबुक कैसी है, पर ये जो मुझे जो नोटबुक मिली थी मेरे फ्रेंड थ्रू, वो नोटबुक बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में नोट्स लिखे हुए थे उसमें। और लोग कहते हैं कि उपेंद्र सर की नोटबुक सिर्फ पेपर 1 के लिए यूज़ करनी है, पेपर 2 के लिए नहीं। मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच है, क्योंकि जो मैंने जो नोटबुक मुझे जो मिली थी उसमें पेपर 2 भी कवर हो ही गया था, पर मैंने अगेन क्योंकि सब कहते हैं इसलिए मैंने पेपर 2 नहीं पढ़ा था, सिर्फ पेपर 1 पढ़ा था। और पेपर 1 बहुत ही अच्छे से कवर हो गया था। स्पेशली मैंने वो नोटबुक जो चैप्टर 4 है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, उसके लिए यूज़ की थी, क्योंकि मैंने इस नोटबुक से कोई नोट्स नहीं बनाए अलग से, क्योंकि वैसे भी वो नोट्स के फॉर्मेट में ही अच्छे से लिखा गया था। लेकिन चैप्टर 4 सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, हारलम्बोस से मैंने ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए थे उन टॉपिक्स के लिए, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा काम आए थे। और ये मैंने इसमें हाईलाइट कर दिए थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नोट्स मुझे लगा कि बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी नोटबुक को मैं रिवाइज कर पाऊँगी अच्छे से, क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट में ही था।
और इसके बाद एक मैं बताना भूल गई थी एक्चुअली, स्टार्टिंग में ना एनसीईआरटीज और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के साथ मैंने इग्नू के 2 ब्लॉग्स पढ़े थे। एक था ESO 13 जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स का ब्लॉग है, और एक था MSO 04 सोशियोलॉजी इन इंडिया का जो ब्लॉग है। ये दोनों मैंने बस बहुत ही क्विकली पढ़ लिए थे और कोई नोट्स नहीं बनाए थे उसमें से, क्विकली सिर्फ पढ़ लिए थे, हाईलाइट या नोट्स कुछ नहीं किया था। तो अब फिर से आते हैं। अब ये उपेंद्र सर की नोटबुक पढ़ के होने के बाद उसमें थोड़ा मैंने हाईलाइट करने के बाद फिर मैंने दोबारा एक बार ESO 13 ये जो ब्लॉग था सोशियोलॉजिकल थिंकर्स का वो पूरा पढ़ा इग्नू का, और उसमें मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट लगा वो हाईलाइट कर दिया था। तो ये 4 सोर्सेस हो गए मेरे पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 पूरा होने के बाद ही मैंने पेपर 2 शुरू किया था, और इनके मेरे नोट्स साइड में थे। और आप देखेंगे कि पेपर 1 आप जैसे ही कवर करते हो तो पेपर 2 के भी कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत ओवरलैप तो है पेपर 1 और पेपर 2 में। सिर्फ ये बात है कि पेपर 2 ज़्यादा इंडियन थिंकर्स और इंडियन सोसाइटी के बारे में है, और पेपर 1 हम ज़्यादा फॉरेन के थिंकर्स उसमें स्टडी करते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार पेपर 1 कंप्लीट कर दीजिएगा अच्छे से, जो सोर्सेस मैंने बताया उससे, या कोई और सोर्सेस आपको ठीक लग रहा है उससे, या और पेपर 1 एक बार हो जाने के बाद नोट मेकिंग सब उसकी हो जाने के बाद ही पेपर 2 पर जाइएगा। तो जब मैंने पेपर 2 स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने पढ़ी इंडियन सोसाइटी, पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, विकास रंजन सर की ही जो बुक है इंडियन सोसाइटी के बारे में, पेपर 2 की। मेरे ब्लॉग पे देख लीजिएगा उस बुक का पूरा नाम क्या है। उसकी 5th एडिशन मैंने पढ़ी थी, इंडियन सोसाइटी बाय विकास रंजन सर। ये बुक भी बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखी गई है, और मैं हर चैप्टर पढ़ती गई, और पहली रीडिंग में मैंने उस चैप्टर से नोट्स बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस बुक की लैंग्वेज बहुत सिंपल है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स जहाँ मुझे लगा कि नोट्स बनाने में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बेहतर होगा कि डायरेक्टली बुक से ही पढ़े जाए, तो वैसे टॉपिक्स के लिए मैंने अपने नोट्स में सिर्फ पेज नंबर्स नोट डाउन करके रख लिए उस बुक के, जो मुझे लगा कि डायरेक्टली उस बुक से पढ़े जाएंगे। तो पेज नंबर्स मैंने अपने नोट्स में डाल दिए थे, और पहली रीडिंग में ये होने के बाद, इससे नोट्स बनाने के बाद एक बार मैंने अपने नोट्स गो थ्रू किए, और फिर मैंने पढ़ा जो मोहापात्रा सर के नोट्स थे पेपर 2 के लिए, जो उनकी जो नोटबुक्स मैंने ये पंकज कॉपियर से मंगाई थी उनकी नोटबुक्स। 7 नोटबुक्स आई थी टोटल, और ये दिसंबर 2016 में जो उनकी बैच शुरू हुई थी, ये उसके नोटबुक्स थे। टोटल 7 नोटबुक्स थे। अगेन जो टेलीग्राम पर उनकी जो नोट्स अवेलेबल है वो मैंने देखे नहीं है, तो मैं बता नहीं सकती कि वो कैसे है, पर ये जो 7 नोटबुक्स मुझे मिले थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो सबसे पहले मैंने पेपर 2 ही पढ़ूंगी इन नोटबुक से, ऐसा सोचा था। पर जब मैंने सर के नोट्स पढ़ना शुरू किया तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि सर पेपर 1 पेपर 2 को कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए बहुत ही इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे पॉलिटिक्स ये टॉपिक है, हमारा पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है, तो सर उसे एक साथ पढ़ा रहे थे। या फिर रिलीजन टॉपिक है, अगेन दोनों पेपर्स में है, तो फिर सर ने एक साथ ही पढ़ाए थे वो। तो इसलिए मैंने ये क्या किया कि मैंने सिर्फ ये इन 7 में से 2 नोटबुक्स ऐसी थी जो पेपर 1 के चैप्टर 4 के लिए थी, जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स का हमारा चैप्टर है पेपर 1 में। तो 2 नोटबुक सिर्फ उस एक चैप्टर के लिए थी, तो वो 2 नोटबुक्स मैंने नहीं पढ़ी। बाकी के जो 5 नोटबुक्स थे, जिनमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही हो गए थे, तो वो 5 नोटबुक्स मैंने पढ़ ली। और जो भी मुझे पेपर 1 रिलेटेड भी लगा कि सर ने कोई एडिशनल थिंकर बताया है, वो मैंने अगेन अपने पेपर 1 नोट्स में डाल दिया। और इसके अलावा पेपर 2 के नोट्स मैंने फर्स्ट रीडिंग में ही, ये नोट्स भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, पर जैसे मैंने बताया उपेंद्र सर की नोटबुक से तो मैंने नोट्स नहीं बनाए, पर मैं कहूँगी मोहापात्रा सर के नोट्स से आप खुद नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि सर एटलीस्ट जो मेरे पास जो नोटबुक थी उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी थी, बहुत ही कुछ कुछ ऐसा भी था जो मुझे लगा सिलेबस से रिलेवेंट नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा उस जो उनकी नोटबुक्स है उसमें से नोट्स बनाना मुझे लगा कि ज़रूरी है। आप देख लीजिएगा, आप अभी जो लेटेस्ट नोट्स है वो कैसे हैं, मैंने देखे नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगी कि उसमें भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है या नहीं। तो उस हिसाब से फिर डिसाइड कर लीजिएगा नोट्स बनाने हैं या नहीं। मैंने बनाए थे,
और अगेन ये विकास रंजन सर की बुक की तरह ही अगर मुझे लगा कि कुछ कुछ टॉपिक्स डायरेक्टली नोटबुक से ही पढ़े जा सकते हैं तो मैंने उसके सिर्फ पेज नंबर्स नोट डाउन किए, अलग से नोट्स नहीं बनाए। तो ये 2 सोर्सेस से मेरे जब नोट्स बन गए पेपर 2 के, उसके बाद मैंने विजन के मॉडल आंसर्स पढ़े। 2014 से लेके 2017 तक के जो सारे विजन के मॉडल टेस्ट के मॉडल आंसर्स है सिर्फ पेपर 2 के मैंने पढ़े। पेपर 1 के मैंने इनिशियली देखना स्टार्ट कर दिया था, पर मुझे लगा कि इतने अच्छे नहीं थे, और पेपर 1 वैसे भी हायरलम्बोस से बहुत ही अच्छी तरह से कवर हो रहा था और उपेंद्र सर के नोट्स से भी। तो पेपर 1 के मैंने मॉडल आंसर्स नहीं पढ़े। पेपर 2 के मॉडल आंसर्स बहुत अच्छे थे, और जो कुछ मुझे लगा और थिंकर्स है या और कोई कंसेप्ट्स है जो विकास रंजन सर की बुक और मोहापात्रा सर की नोटबुक से कवर नहीं हो रहे थे पेपर 2 के, तो वो सारे मैंने अपने मॉडल आंसर्स पढ़ के अपने नोट्स में ऐड कर दिए। तो ये हो गया मेरा थर्ड सोर्स पेपर 2 के लिए। और इसके बाद फिर से एक बार जो मैंने शुरुआत में पढ़ा था MSO 14 जो ब्लॉग था, सोशियोलॉजी इन इंडिया का ब्लॉग, इग्नू का MSO 14, मैंने फिर से एक बार वो पढ़ लिया। और ESO 13 से मैंने नोट्स नहीं बनाए थे इग्नू के, क्योंकि मुझे लगा बस हाईलाइट कर दूं, और वो चैप्टर है भी बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा सोशियोलॉजिकल थिंकर्स का, तो इसलिए उससे नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ हाईलाइट किया था। पर MSO 14 मुझे लगा कि जल्दी जल्दी इसमें से नोट्स बनाए जा सकते हैं, तो उसकी क्विकली एक रीडिंग करने के बाद मैंने जो भी कोई एक्स्ट्रा थिंकर्स मिल रहे थे या कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स मिल रहे थे वो अपने नोट्स में डाल दिए MSO 14 से। तो ये 4 सोर्सेस हो गए मेरे पेपर 2 के लिए। तो ये जो मेरे नोट्स बन गए, 4 सोर्सेस पेपर 1, 4 सोर्सेस पेपर 2, और ये मैंने मैंने लास्ट ईयर भी मेंस लिखा था 2018 के मेंस के लिए। तो उसमें मैंने क्या किया, सिर्फ ये 2 सोर्सेस मैंने ये जो मेरे नोट्स थे वो उसके अलावा ESO 13 के जो मैंने हाईलाइट किए हुए पार्ट्स थे वो पेपर 1 के लिए, और उपेंद्र सर की जो नोटबुक थी पेपर 1 के लिए वो, और एक मिस हो गया, एक था तुषारांशु शर्मा सर की नोट्स, सिर्फ पेपर 2 के उनके जो नोट्स थे वो मेरे नोट्स के अलावा तुषारांशु शर्मा सर के नोट्स फॉर पेपर 2, ये मैंने लास्ट मेंस के लिए पढ़े थे। और मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही मेरा प्रिपरेशन हुआ था, आंसर राइटिंग भी ओके थी। मेरे लगभग 270 मार्क्स आए थे। पेपर 1 में थोड़े कम थे, क्योंकि पेपर 1 में कुछ 20 मार्कर्स इतने अच्छे से नहीं लिख पाई थी मैं। पेपर 2 में अगेन मतलब ठीक थे, 270 मेरा स्कोर था लास्ट टाइम। और लास्ट मेंस लिखने के बाद मैंने यह रियलाइज किया कि इसको 300 प्लस तक ले जाना ही है। और लास्ट मेंस खत्म होने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि कोई इतनी ज़्यादा हाई मार्क्स तो अपने नहीं आने वाले, तो या तो मेंस का कट ऑफ बहुत ही थोड़े से मार्जिन से क्लियर होगा या क्लियर नहीं होगा, और क्लियर नहीं हुआ था वो थोड़े से मार्जिन से। तो 2019 के लिए मैं इमीडिएटली तैयारी करना शुरू कर दिया था लास्ट मेंस खत्म होने के बाद ही। तो उसके बाद मैंने 3 महीने सिर्फ सोशियोलॉजी पढ़ा था, जनरल स्टडीज़ नहीं पढ़ा था, क्योंकि जनरल स्टडीज़ मुझे लगा था कि मेरा काफ़ी अच्छा है, उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, मेरे सोर्सेस और जो थोड़े बहुत नोट्स थे वो काफ़ी है। सोशियोलॉजी ही है जहाँ मुझे 300 तो क्रॉस करना ही है कहीं से, तो इसीलिए 3 महीने मैं सिर्फ सोशियोलॉजी पढ़ रही थी पिछले मेंस के बाद, 2018 के मेंस के बाद। तो अभी मैंने क्या पढ़ा ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो जो मेरे नोट्स थे वो मैंने पढ़े दोबारा से। ये जो अभी जो इमीडिएटली जो पेपर लिखा था 2018 का, तो उसमें से फिर एक थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया था कि कहाँ कहाँ हमारे नोट्स लैग कर रहे थे। तो क्योंकि वो नोट्स इमीडिएटली पढ़ लिए मैंने पेपर देने के बाद ही, तो थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया था कि हाँ यहाँ हमें और नोट्स में कुछ तो वैल्यू एडिशन करना है। फिर ये मेरे नोट्स पढ़ के होने के बाद मैंने जो हमारी एसेंशियल सोशियोलॉजी बुक है नितिन सांगवान सर, सीमा एंड नितिन सांगवान सर, सीमा मैम एंड नितिन सांगवान सर की लिखी हुई जो एसेंशियल सोशियोलॉजी बुक है वो मैंने पढ़ी एक बार, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई बुक है, और फर्स्ट रीडिंग में ही मैंने जो मेरे नोट्स में जो थिंकर्स नहीं थे या जो कंसेप्ट्स मुझे लगे कि इस बुक में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, फर्स्ट रीडिंग में ही मैंने अपने नोट्स में वो ऐड कर दिए। और फिर ये होने के बाद मैंने तुषारांशु शर्मा सर की, जैसे मैंने बताया
लास्ट टाइम मैंने सिर्फ पेपर 2 के उनके नोट्स पढ़े थे, अभी मैंने उनके पेपर 1 के भी नोट्स पढ़ लिए और फर्स्ट रीडिंग में ही जो मुझे लगा कि मेरे नोट्स में नहीं है वो ऐड कर दिया जल्दी से। ये हाँ, मैं जैसे बता रही हूँ ना, मैं जिस भी सोर्स से नोट्स बना रही थी उन सोर्सेज को मैंने दोबारा से फिर से कभी नहीं पढ़ा। एक बार अपने नोट्स में डाल दिया उस सोर्स से जो भी डेटा था, जो भी थिंकर्स थे, उसके बाद मैंने फिर से उन सोर्सेज को कभी पढ़ा नहीं। तो वैसे ही ये एसेंशियल सोशियोलॉजी हो गया, एक बार पढ़ के नोट्स में ऐड कर दिया। तो शारांशु सर के पेपर 1 के नोट्स पढ़े, नोट्स में ऐड कर दिए। फिर इसके बाद मैंने इग्नू के जो ब्लॉग्स मैंने नहीं पढ़े थे वो बहुत ही सिलेक्टिवली रीड किया। जैसे पहले मैंने 2 ही ब्लॉग्स पढ़े थे, ESO 13 और MSO 04। तो सिलेक्टिवली इसका मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये एक वेबसाइट थी रिलायबल एंड वैलिड। तो आप मेरे ब्लॉग में जाएंगे तो आप देख लेंगे, उसके ना लिंक्स दिए हुए हैं पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। तो मैं ऐसे पूरा तो नहीं बता पाऊंगी कि ये मैंने पढ़े थे इग्नू के चैप्टर्स। तो ये जो 2 सोर्सेस है ना, पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए भी, रिलायबल एंड वैलिड ये वेबसाइट है, उसकी लिंक मैंने अपने ब्लॉग पर शेयर कर दी है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से चैप्टर वाइज डाल दिया है अपने उस लिंक पे कि क्या क्या आपको पढ़ना है इग्नू से। तो ये दोनों मैंने पढ़ लिए, जो बचे हुए जो मैंने नहीं पढ़े थे इग्नू के ब्लॉग्स, और जो उस रिलायबल एंड वैलिड वेबसाइट पर मेंशन था कि ये चैप्टर्स आपको करने हैं इग्नू से। अगेन ये एक ही बार मैंने रीड किए इग्नू के वो जो चैप्टर्स थे, और उसी फर्स्ट रीडिंग में ही अपने नोट्स में ऐड कर दिया जो भी मुझे लगा कि न्यू थिंकर है या कोई न्यू कंसेप्ट है या कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन है जो मेरे नोट्स को एनरिच कर सकता है, तो वो मैंने किया। और फिर जो चौथा काम मैंने किया वो था, जितने भी मुझे सॉल्व्ड टेस्ट सीरीज के पेपर्स मिले पिछले साल के, जो टॉपर्स थे या कोई टेस्ट सीरीज के भी टॉपर्स थे, उनके जितने भी पेपर्स मुझे मिले वो सारे मैंने एक एक बार पढ़ लिए। तो उसके लिए एक तो विजन की हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको पास्ट टॉपर्स के पेपर्स मिल जाएंगे। फिर लूकमान की जो वेबसाइट है, लूकमान पर आपको एक तो उनके टेस्ट सीरीज के टॉपर्स मिल जाएंगे, प्लस जो पिछले साल के रैंक होल्डर्स हैं वो भी मिल जाएंगे, उनके सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। तो लूकमान। फिर एक है हमारा जो ट्रायम्फ IAS है, यानी कि जो विकास रंजन सर के क्लासेस है ट्रायम्फ IAS, उस वेबसाइट पर भी आपको कुछ पेपर्स मिल जाएंगे। और एक है GS स्कोर पर भी आपको कुछ पेपर्स मिल जाएंगे पिछले टॉपर्स के। तो इन 4 सोर्सेज से मैंने जितने भी पेपर्स मुझे मिले, राइट फ्रॉम आई थिंक 2014 से लेकर अब तक के जो सारे टॉपर्स थे उनके कुछ कुछ पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो मैंने क्विकली वो सारे पेपर्स पढ़े। अगर कोई न्यू थिंकर्स था या कोई आंसर मुझे ऐसा लगा कि अरे हाँ, इस क्वेश्चन के लिए तो इन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है, तो वो सारे मैंने अपने नोट्स में ऐड कर दिए। क्योंकि सोशियोलॉजी में आप देखेंगे पेपर 1 में तो कम से कम पेपर 1 में सवाल रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 हमारा लगभग स्टैटिक ही है। तो स्पेशली हमारा जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स का चैप्टर है, चैप्टर 4, उसके लिए मुझे जहाँ लगा कि कुछ जो पास्ट टॉपर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हुए हैं, तो वही आंसर्स वैसे के वैसे मैंने अपने नोट्स में डाल दिए। फिर ये सारा लगभग 3 महीने तक हो गया सारा कवर, और उसके बाद ही फिर मैंने इस अटेम्प्ट के लिए GS का प्रेपरेशन स्टार्ट किया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेरे नोट्स बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा थिंकर्स उसमें ऐड हो गए थे। तो मुझे इतना भरोसा था कि हाँ, अभी मैं अच्छे से 300 क्रॉस तो कर ही जाऊंगी। पिछले साल भी मैंने एक टेस्ट सीरीज लिखी थी। एक्चुअली मैंने एक कंबाइंड कोर्स लगाया था जहाँ पर लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज दोनों ही थे 2018 के लिए। तो उस क्लासेस की भी मेरी नोटबुक थी, तो थोड़ी बहुत वो भी मैंने नोटबुक रेफर कर दी थी कुछ टॉपिक्स के लिए, बट बहुत ही लिमिटेड। मेन मेरा सोर्स था मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स, जो सारे मैंने सोर्सेस बताया उससे मेरे खुद के ही नोट्स मैं ज़्यादा रेफर कर रही थी। क्लास की नोटबुक जस्ट अगर मुझे ऐसे लगे कि हाँ कुछ टॉपिक्स के लिए अच्छे से वह उसमें है, सिर्फ उसी के लिए मैंने रेफर की थी। तो पिछले 2018 के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज लिखी थी और क्लास के नोट्स बनाए थे। वो सॉल्व टेस्ट सीरीज के पेपर्स भी और मेरी नोटबुक भी आपको
मेरे ब्लॉग पर या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और ये 2018 के मेंस के बाद मैंने एक और टेस्ट सीरीज़ लिखी थी। मतलब 2019 के प्रीलिम्स होने से पहले ही मुझे लगा कि एक टेस्ट सीरीज़ लिखनी चाहिए, तो वो भी मैंने लिख दी थी। और फिर 2019 के प्रीलिम्स होने के बाद अब मुझे सिर्फ अपने ही नोट्स पढ़ने थे, और फिर से एक बार मैंने एक तीसरी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी और वो लिख दी थी। ये जो 2018 के मेंस के बाद जो 3 महीने मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा था, उसके बाद फिर डायरेक्टली 2019 के प्रीलिम्स के बाद ही सोशियोलॉजी स्टार्ट कर दिया था। तो अभी मुझे क्या पढ़ना था, एक तो मेरे खुद के नोट्स जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, फिर जो उपेंद्र गौर सर की जो नोटबुक थी उसमें जो मैंने थोड़ा बहुत हाईलाइट करके रखा था, मेनली चैप्टर 4 के लिए, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के लिए, उसके लिए उनकी नोटबुक रेफर करनी थी। ESO 13 जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स का ब्लॉग था, उसमें अगेन जो हाईलाइटेड था वो रेफर करना था। और तुषारांशु शर्मा सर के जो पेपर 2 के नोट्स थे, उसमें भी जो मैंने हाईलाइट किया था सिर्फ वही रेफर करना था। मेन वही मेरे नोट्स ही मेन थे, और इसके अलावा ये 4 चीज़ें थी। थोड़ा मुझे जो जहाँ लगा कि करंट अफेयर्स रिलेटेड वैल्यू एडिशन हो सकता है पेपर 2 में, इसलिए मैंने बहुत ही जल्दी से ये मेंस के कुछ लगभग 1 महीना पहले मैंने बहुत ही जल्दी से, मुझे सारे सोर्सेज पता चले थे, तो मैंने जो पढ़ा था, एक तो था रिलायबल एंड वैलिड जो वेबसाइट थी, वो लोग कुछ कुछ करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स शेयर कर रहे थे, तो वो मैंने पढ़े थे। फिर IAS बाबा के जो सोशियोलॉजी के वैल्यू एडेड नोट्स थे वो मैंने पढ़े थे। अगेन कुछ नोट्स नहीं बना पाई थी मैं इन सोर्सेज से, क्योंकि 1 महीना ही बचा था एग्जाम के लिए, तब मैंने ये 3 चीज, तीसरी जो चीज थी वो थी EPW, योजना और कुरुक्षेत्र, इन 3 सोर्सेज का कंपाइलेशन, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उनका एक कंपाइलेशन बनाया था ट्रायम्फ IAS ने, यानी विकास रंजन सर ने, तो वो भी मैंने पढ़ लिया था। तो IAS बाबा के सोशियोलॉजी के वैल्यू एडेड नोट्स, विकास रंजन सर का EPW, योजना और कुरुक्षेत्र का कंपाइलेशन, और रिलायबल एंड वैलिड इस वेबसाइट पर कुछ आर्टिकल्स, तो ये 3 सोर्सेस मैंने लास्ट जो 1 महीना बचा था सोशियोलॉजी, जो हमारा मेंस था, उसके पहले का जो 1 महीना था उसमें जल्दी से पढ़ लिए थे, नोट्स कोई नहीं बनाए थे। तो ये 3 सोर्सेस मुझे लगता है करंट अफेयर्स के लिए बहुत काम आए थे, क्योंकि हम स्टैटिक के लिए तो मेरे नोट्स थे ही, पर करंट अफेयर्स के लिए इन 3 सोर्सेस का बहुत यूज हुआ था। इसके अलावा जो हम GS के लिए जो मैंने विजन के जो वैल्यू एडेड मटेरियल था, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस का विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल, फिर जो मैंने अपनी जो नोटबुक थी मेरी, स्मृति शाह मैम ने, मैंने विजन का फाउंडेशन कोर्स लगाया था ना GS के लिए, तो उसमें जो स्मृति शाह मैम ने जो नोट्स लिखवाए थे हमसे सोसाइटी और सोशल जस्टिस दोनों के लिए, तो वो, और हाँ ये 2 सोर्सेस, और हाँ जो मैं हिंदू से थोड़े बहुत नोट्स बना रही थी, ये इसमें ये सोसाइटी जो हमारा पोर्शन है GS का, उसमें भी काम आए, और सोशियोलॉजी ऑप्शनल में भी थोड़े बहुत काम आ ही गए। और जो हमारा विजन का मेंस 365 है सोसाइटी का, वो भी, क्योंकि GS के लिए तो पढ़ना ही था वो, पर वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए भी बहुत ही काम आ गए थे। तो ये ये आई थिंक सारे मैंने ऑलमोस्ट सारे सोर्सेज कवर कर दिए हैं जो मैंने सोशियोलॉजी के लिए यूज किए थे। इस साल बहुत ही मेरे नोट्स एनरिच हो गए थे, क्योंकि मैंने और ज्यादा सोर्सेज रेफर कर दिए थे। और इसके अलावा तो मेरे ख्याल, हाँ इसके अलावा जो मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी, एक तो विजन की, और इस साल जो शंकर की लगाई थी, हाँ उसके जो मॉडल आंसर्स थे वो मैंने रेफर किए थे। और जब मैं टेस्ट सीरीज लिख रही थी, जो चेक करके जो मुझे पेपर मिल रहे थे, उसमें अगर कुछ सजेशंस हो तो उस पर भी मैं वर्क कर रही थी। तो ये ब्रीफली हो गया, मैंने जो भी सोशियोलॉजी के लिए रेफर किया था वो सारा कवर हो गया है। अगर मैं कुछ मिस कर गई तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग एक बार रेफर कर लीजिएगा। और मेरे सारे जो नोट्स है सोशियोलॉजी के, पेपर 1 पेपर 2 के 2 PDFs है, वो मैंने अपने ब्लॉग पर और अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। और सारे मेरे जो टेस्ट सीरीज के पेपर्स थे वो भी डाल दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। क्लासेस की अगर बात करें, मैंने क्लासेस लगाए थे, मैंने जो हमारे प्रवीण किशोर सर है उनका कंबाइंड क्लास लेक्चर और टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था।
ऑनलाइन अवेलेबल था, इसीलिए एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन मैं कहूँगी, सर जो पढ़ाते हैं ठीक पढ़ाते हैं, पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो वो नहीं पढ़ाते हैं। तो मेरा ऑनेस्ट रिकमेंडेशन ये होगा, अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं तो उपेंद्र गौर सर का क्लास ज्वाइन कर दीजिएगा। अभी तो पता नहीं कोरोना की वजह से कब उनका क्लास की न्यू बैच स्टार्ट होगी, और सर शायद से ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं, पर अगर हो सके तो ऑफलाइन आप उपेंद्र गौर सर का ही क्लास ज्वाइन कीजिएगा। और अगर ऑनलाइन आपको क्लास ज्वाइन करना है, वेरी ऑनेस्ट रिकमेंडेशन, आप शंकर आईएएस ज्वाइन कीजिएगा ऑनलाइन। रजिता शिवशंकर मैम पढ़ाती है वहां पर, शंकर आईएएस रजिता शिवशंकर मैम। मुझे पता ही नहीं था कि शंकर के ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, मुझे लगता था सिर्फ उनके ऑफलाइन क्लासेस होते हैं। ये 2019 के प्रीलिम्स के बाद विजन, क्योंकि इस साल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं कंडक्ट कर रहा था, तो 2019 प्रीलिम्स के बाद मैं ढूंढ रही थी कि अब विजन तो नहीं है तो ऑनलाइन किसकी टेस्ट सीरीज लगाओ। तब मुझे पता चला कि शंकर की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है और शंकर के ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं। तो मैं एकदम ऑनेस्टली कहूंगी, अगर मुझे पहले पता होता ना कि शंकर के ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो मैं वही लगाती। और मैं आपको भी, अगर आपको ऑनलाइन लगाना है, वेरी ऑनेस्टली मैं कहूंगी आप वही ज्वाइन कीजिएगा। शंकर के पूछ लीजिएगा, रजिता शिवशंकर मैम वही पढ़ा रही है ना, उनकी बैच ही ज्वाइन कीजिएगा। मैंने उनकी टेस्ट सीरीज लगाई थी और जो उनके टेस्ट सीरीज के डिस्कशंस थे ना, बहुत अच्छे थे। जैसे पिछली बार विजन की जो टेस्ट सीरीज के डिस्कशन थे स्मृति शाह मैम के, वो तो मतलब स्मृति शाह मैम डज नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन और रिकमेंडेशन, सबको पता है वो कितना अच्छा पढ़ाती है। तो ऑलमोस्ट उनकी तरह ही पढ़ाती है, मतलब उनके टेस्ट सीरीज डिस्कशन के थ्रू मुझे लगा कि रजिता शिवशंकर मैम भी ऑलमोस्ट वैसा ही पढ़ाती है। तो अगर ऑनलाइन आपको ज्वाइन करना है, मैंने उनका सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, पर उसी बेसिस पर मैं कहूंगी अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स लगाने हैं तो आप शंकर के लगा सकते हैं, रजिता मैम के। अब सारा क्लासेस के बारे में बात करके हो गई, मैंने सोर्सेस रेफर किए थे उनके बारे में बात करके हो गई। अब हम बात करते हैं कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मार्क्स तो आप उन 2 पेपर्स में क्या लिखते हैं उन पर ही आने वाले हैं। भले आप कितने भी अच्छे नोट्स लगा ले, कितने भी अच्छे क्लासेस लगा ले, कितने भी टेस्ट सीरीज में भी लिख दे। तो अब बात करते हैं कि हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। क्योंकि मैंने 3 टेस्ट सीरीज लिखी थी, तो मुझे लगता है उनमें आंसर्स लिखते 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 मेरा आंसर राइटिंग बहुत अच्छा हो गया था। अब मार्क्स तो खैर अब तक आए नहीं है, पर जब मार्क्स आएंगे, जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम तो अराउंड 270 थे, इस टाइम पक्का 300 से ज्यादा तो होंगे ही। अराउंड 310 मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ सोशियोलॉजी में। मुझे लगा था जब पेपर लिखकर मैं आई थी तो मुझे लगा था पेपर 1 में अराउंड 160 आ जाएंगे, पेपर 2 में अराउंड 150। अब मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा, होपफुली उतने ही हो, पर पता नहीं, जब मार्क्स आएंगे देखते हैं। तो आंसर राइटिंग कैसे करने हैं, अब मैं उस बारे में बात करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका आंसर सोशियोलॉजिकल होना चाहिए। सोशियोलॉजिकल का क्या मतलब है? एक जो मैंने 3 फ्रेमवर्क्स अपने दिमाग में बिठाकर रखे थे और उन फ्रेमवर्क्स के हिसाब से मैंने सोशियोलॉजिकल आंसर राइटिंग की थी। तो वो फ्रेमवर्क्स क्या है? सबसे पहले अगर सोशियोलॉजी में या किसी भी ऑप्शनल में आपको पता है आपको चॉइस मिलती है क्वेश्चंस की। 2 ही कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं और 3 आप खुद चूज करने हैं। तो ये चूज करते वक्त मैं कहूंगी कि जहां तक पॉसिबल हो आप स्टैटिक पोर्शन से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो चूज कीजिएगा जहां तक पॉसिबल हो। और उसमें भी पेपर 1 हमारा लार्जली स्टैटिक ही है, पेपर 1। तो पेपर 1 को आप जितना स्ट्रांग बना सकते हो उतना स्ट्रांग बना लीजिएगा, क्योंकि पेपर 1 में आप बहुत ही अच्छे से स्कोर कर सकते हैं स्टैटिक होने की वजह से। तो जब आप क्वेश्चंस चूज करते हैं, आप ऐसे 3 क्वेश्चंस चूज कीजिएगा जहां पर कम से कम जो 20 मार्कर्स है, जो 20 मार्क्स के हमारे सवाल है। आपको फॉर्मेट पता होगा ही, जिनको नहीं पता है, जो कंपलसरी हमारे 2 क्वेश्चंस होते हैं उसमें 5-5 क्वेश्चंस होते हैं 10-10 मार्क के, और जो हम 3 क्वेश्चंस जो खुद से चूज कर सकते हैं उसमें 20 मार्क के 2 सवाल और 10 मार्क्स का 1 सवाल ऐसे होता है। तो ऐसे ही सवाल चूज कीजिए जहां पर 20 मार्क वाले क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हो, और जहां तक हो सके स्टैटिक पार्ट के ही क्वेश्चंस चूज कीजिएगा, स्पेशली पेपर 1 में। तो आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले तो जो सिलेबस है ना हमारा, सिलेबस के हर टॉपिक के लिए आपके नोट्स में कम से कम 400 वर्ड्स का कोई कंटेंट होना चाहिए। 400 वर्ड्स ज्यादा नहीं है,
पर आप देखेंगे कि आपको उस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आंसर करना है तो मिनिमम 400 वर्ड का अगर कंटेंट आपके नोट्स में था तो उसमें से एग्जाम में आपको कम से कम 200 वर्ड्स तो याद आ ही जाएंगे। ऐसा सोचकर मैं कह रही हूँ कि अपने नोट्स में हर सिलेबस के टॉपिक के लिए 400 वर्ड का कंटेंट तैयार रखिएगा। और इसके अलावा जो सोशियोलॉजी के पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स है वो जब आप देखेंगे तो एक बार इंश्योर कर दीजिएगा कि आपके नोट्स में उन सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे, उतना कंटेंट अवेलेबल है, उतने थिंकर्स अवेलेबल है आपके नोट्स में। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिनके लिए शायद से आपके नोट्स में डेटा ना हो, तो उसके लिए मेरे नोट्स में भी नहीं था, तो उसके लिए मैंने क्रॉनिकल पब्लिकेशंस की जो सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स आते हैं सोशियोलॉजी के वो रेफर किया था। वो मैं कहूँगी बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस के लिए रेफर कीजिएगा, क्योंकि उसमें आंसर्स इतने अच्छे नहीं हैं। एकदम ही ऐसे कोई टॉपिक्स हो जहाँ ये जो बाकी सोर्सेस है उसमें से कोई आंसर नहीं बन पा रहा हो। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के लिए, उन्हीं क्वेश्चंस के लिए मैं कहूँगी कि आप उस जो क्रॉनिकल पब्लिकेशंस की बुक है उसके आंसर्स रेफर कीजिएगा। आपका लास्ट सोर्स होना चाहिए क्रॉनिकल पब्लिकेशंस के सॉल्व्ड आंसर्स, ना कि आपका फर्स्ट सोर्स। तो एक तो सिलेबस का हर टॉपिक और लास्ट 10 ईयर्स के सारे पेपर्स, उनका कंटेंट आपके पास तैयार होना चाहिए कोई भी आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले। और फिर जो मैं फ्रेमवर्क्स बता रही थी, एक तो अगर कोई स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है सोशियोलॉजी का, स्पेशली पेपर 1 में, तो उसके लिए आप पहले तो उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, उसका क्रिटिसिज्म डाल दीजिएगा, और जो उसका करंट रेलेवेंस है या कोई करंट एग्जाम्पल्स है उसके रिलेटेड वो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये कोई भी अगर स्टैटिक क्वेश्चन है तो उसे आंसर करने का ये सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क है। जहां तक हो सके आप थिंकर्स का इस्तेमाल कीजिएगा अपने आंसर में। तो मैंने ये सोचा था कि जो हमारा 20 मार्क के क्वेश्चन होते हैं उसमें कम से कम 4 थिंकर्स के नाम डालने हैं, और हमारे जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें कम से कम 2 थिंकर्स के नाम डालने हैं। तो आप भी ऐसी ही कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका आंसर सोशियोलॉजिकल तब होगा जब उसमें सोशियोलॉजी के थिंकर्स के नाम होंगे। अब कुछ कुछ अगर क्वेश्चन है उसमें आपको थिंकर्स के नाम नहीं याद आ रहे हैं, तो उसमें जैसे हम जीएस में डालते हैं वैसे या कोई डेटा होगा या कोई फैक्ट होगा या कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी उसके डिटेल्स होंगे, या कोई कमिटी का रिपोर्ट होगा उसके रिकमेंडेशंस होंगे, या फिर कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल होगा उसका एक्सप्लेनेशन होगा। ये सब आप डाल सकते हैं अगर आपको थिंकर्स नहीं पता हो। पर सबसे पहले मैं कहूँगी थिंकर्स डालना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो नहीं हो पा रहे तो आप ये सब कर सकते हैं। और हमारे आंसर को एनरिच करने के लिए करंट एग्जाम्पल्स या केस स्टडीज मुझे भी नहीं समझ में आता था। लोग कहते थे केस स्टडीज क्या है, तो केस स्टडीज मतलब एग्जाम्पल ही है। एग्जाम्पल थोड़ा डिटेल में अगर आप उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करो तो वो केस स्टडी बन जाती है। तो वो जहां तक हो सके ऐड करने की कोशिश कीजिएगा। स्टैटिक क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि आपके पास उसके लिए बहुत सारे थिंकर्स होने चाहिए आपके नोट्स में, और उनको आप अच्छे से लिख सकते हैं स्टैटिक क्वेश्चंस के लिए। अगर मैं इस साल का पेपर लूँ और एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ, तो जैसे हाँ, हमारा ये जो क्वेश्चन है, डेविस एंड मूर मेड इट क्लियर दैट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ फंक्शनल नेसेसिटी एंड ऑल्सो एन अनकॉन्शियस डिवाइस, डिस्कस। तो ये हमारा स्टैटिक क्वेश्चन है। डेविस एंड मूर का आपके नोट्स में बहुत अच्छा कंटेंट होना चाहिए, हमें बस वही लिखना है। तो ये हमने कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। फिर जैसे मैंने कहा हमें क्रिटिसिज्म लिखना है, तो इनका क्रिटिसिज्म MM ट्यूमन ने बहुत अच्छे से दिया है, तो वो हमें लिखना है। फिर मैंने बताया जैसे हमें या तो करंट रेलेवेंस या तो करंट एग्जाम्पल्स कोई देने हैं। तो इसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, डेविस एंड MM ट्यूमन क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि द बेस्ट कैंडिडेट गेट्स चोजन फॉर दैट बेस्ट रोल, बिकॉज काफी सारे बैरियर्स होते हैं जिस वजह से कुछ कुछ लोग वो ट्रेनिंग के लिए पहुंच ही नहीं पाते हैं या उस ट्रेनिंग के कोर्स में एडमिशन ले ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था नीट का, क्योंकि नीट के क्रिटिसिज्म जो कुछ स्टेट्स जो नीट को अपोज कर रहे हैं उनका यही क्रिटिसिज्म है कि
ये एक एंट्रेंस एग्जाम उन बच्चों के लिए अच्छी है जो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं। जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते वो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे या नीट में ज़्यादा अच्छे से स्कोर नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए भले उनकी तैयारी हो उस 4.5 years के मेडिकल कोर्स के लिए प्रिपेयर हो, मेडिकल कोर्स में पार्ट लेने की, पर वो उस कोर्स को एंटर कर ही नहीं पाते क्योंकि उनकी नीट की प्रिपरेशन कोचिंग क्लास के अवेलेबल ना होने के कारण अच्छे से नहीं हो पाती। तो ऐसा मैंने करंट एग्जाम्पल दे दिया था, तो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, उसका क्रिटिसिज्म एक्सप्लेन किया और एक करंट एग्जाम्पल या करंट रेलेवेंस दे दिया। तो ऐसे आपको किसी भी स्टैटिक क्वेश्चन को आंसर करना है। या पेपर 2 में अगर मैं बताऊँ सेम, पेपर 2 में जैसे राइट अ नोट ऑन घुरियर्स कंसेप्शन ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन हो गया पेपर 2 का। उसमें अगेन कंसेप्ट आप एक्सप्लेन कर दो घुरियर जी के, आई थिंक कुछ 6 पॉइंट्स थे उन्होंने, वो आपके नोट्स में होंगे होपफुली, तो वो 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए, कंसेप्ट को इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। फिर क्रिटिसिज्म आपको घुरियर सर के क्रिटिसिजम्स जो थे, जैसे ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, या फिर इग्नोर्ड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्योंकि ये स्पेसिफिकली कास्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक तो आप कहेंगे कि ये ब्राह्मण सेंट्रिक व्यू था उनका रिलेटेड टू कास्ट, फिर एक आप कहेंगे कि ही डिड नॉट, because he was of the opinion that caste system could, because the continuation of caste system and reservation could contribute to disharmony in the society. तो इसका हम क्रिटिसिज्म में डाल सकते हैं कि दैट्स नॉट द पॉइंट, reservation is necessary because there are some castes who have a systematic disadvantage due to historical reasons. So ये क्रिटिसिज्म में आ जाएगा। और फिर करंट एग्जाम्पल या करंट रेलेवेंस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भी कैसे है ये हम बता सकते हैं। जैसे हमने केसेस जो सुने थे, जैसे कोई दलित ग्रूम होगा, अगर वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है तो अपर कास्ट उसे अपोज कर रही थी, या कोई दलित जो ये जो ऊना में जो एग्जाम्पल हुआ था, आई थिंक मैंने वो लिखा था, ऊना में दलित्स जो कैरकस थे उसे उठाने के लिए रिफ्यूज किया था उन्होंने, और इसीलिए अपर कास्ट का बैकलैश आया था। तो कंसेप्ट हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, करंट एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे आपको स्टैटिक क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो अब हम बात करेंगे कि जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या जिन्हें हम डायनामिक क्वेश्चंस कहते हैं, उन्हें कैसे आंसर करना है। स्टैटिक तो आसान करना इजी है और जहाँ तक हो सके हम स्टैटिक क्वेश्चंस ही प्रेफर करेंगे, पर जब पॉसिबल नहीं हो तो हमें डायनामिक क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है, उसके लिए मैंने दिमाग में 2 फ्रेमवर्क्स रखे थे। एक तो जो भी क्वेश्चन है उसकी जो वो क्वेश्चन जो कोर आइडिया जो पूछ रहा है, द कोर कंसेप्ट दैट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क, उस कोर आइडिया को हमारे सिलेबस का हर टॉपिक कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, या उस टॉपिक से हमारे जो सिलेबस के अलग अलग टॉपिक्स हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस हो पाते हैं। तो हमारे उस कंसेप्ट का सिलेबस के टॉपिक्स पर जो असर है, या जो अलग अलग हमारे जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के, उन टॉपिक्स का उस कंसेप्ट पर असर क्या है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर हम कोई करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। या तो फिर एक हम कर सकते हैं कि जो हमारे सोशियोलॉजी के कुछ थियोरीज है जो हमने पढ़े थे, जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियोरी है, हमारी कॉन्फ्लिक्ट थियोरी है, हमारी फेमिनिस्ट थियोरी है, या हमारा सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है, जो 3-4 थियोरीज जो है हमारी सोशियोलॉजी की, ये हरलम्बोस का जो 15th चैप्टर है सोशियोलॉजिकल थियोरीज, उसमें आपको बहुत ही ब्रीफ में आइडिया मिल जाएंगे उन थियोरीज की। या अगर हमसे वो सिलेबस का टॉपिक रिलेटेड इम्पैक्ट या असर हम नहीं सोच पा रहे या लिख पा रहे, तो हम इन जो सोशियोलॉजी की थियोरीज है उन हिसाब से हम उस कॉन्सेप्ट को एनालाइज करके लिख सकते हैं। तो ये बेहतर होगा कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँ। तो जैसे हमारे इस साल का पेपर से मैं एक एग्जाम्पल लूँगी। हाँ, हमारा पेपर 1 में क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स रिलेटेड ही क्वेश्चन था, डिस्कस द इश्यूज ऑफ एक्सेस एंड एक्सक्लूजन इन हायर एजुकेशन इन इंडिया।
ये इंडिया लिखा हुआ है, पेपर 1 का क्वेश्चन है, लेकिन तो आपको ऐसे लग सकता है कि ये पेपर 2 के हिसाब से हमें आंसर करना है। नहीं, ये पेपर 1 का सवाल है और हमें पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स और जहाँ तक हो सके पेपर 1 के ही थिंकर्स यूज करके उसे आंसर करना है। तो इसमें क्योंकि वो जो हमारा पहले का फ्रेमवर्क था कि कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया, क्रिटिसिज्म एक्सप्लेन कर दिया, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम जल्दी से सिलेबस के सबसे पहले तो हमें सिलेबस याद होना चाहिए और हम जल्दी से उस सिलेबस के टॉपिक्स को याद करके अब सोचेंगे इस क्वेश्चन को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो इश्यूज ऑफ एक्सेस एंड एक्सक्लूजन इन हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो जल्दी से हम पेपर 1 के सिलेबस के टॉपिक्स याद करेंगे। ओके, चैप्टर 1 से कुछ है क्या? नहीं। चैप्टर 2 से नहीं, चैप्टर 3 से नहीं, चैप्टर 4 पर आते हैं। कार्ल मार्क्स के टॉपिक पर आएंगे, एलियनेशन। एलियनेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है क्या? कर सकता है, क्योंकि जो हमारा हायर एजुकेशन का करिकुलम है, कहा जाता है कि वो मिडिल क्लास वैल्यूज पर बेस्ड है। वो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है। तो इससे एक तो क्योंकि मिडिल क्लास वैल्यूज है, तो जो हमारे लोअर स्ट्राटा से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए वो करिकुलम एलियनेटिंग लग सकता है, क्योंकि वो रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है। तो अगेन स्पेशली जो हमारे ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनको वो लैंग्वेज बहुत ही एलियनेटिंग लग सकती है। ये मेरे ख्याल से खाखा रिपोर्ट में भी लिखा था कि बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन इन देयर ओन लैंग्वेजेस ट्राइबल स्टूडेंट्स फील एलियनेटेड। तो अगर आपको नाम पता है खाखा कमेटी का तो आप वो लिख सकते हैं, वरना आप जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू कि हाँ मे बी दिस सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स मे फाइंड द करिकुलम एलियनेटिंग ड्यू टू XYZ रीजंस। तो एलियनेशन हो गया। फिर हम आगे आते हैं डरखाइम। डरखाइम में हमारा कंसेप्ट था सुइसाइड। सुइसाइड यहाँ पर अप्लाई कर सकता है क्योंकि हमारे पास दो बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल्स है करंट अफेयर्स के। एक है रोहित वेमुला और एक है डॉक्टर पायल तडवी। दोनों ने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हुए सुइसाइड्स किया था। फिर हम आते हैं आगे पार्सन्स की तरफ। पार्सन्स ने हमें पैटर्न वेरिएबल्स बताया था। तो जो पैटर्न वेरिएबल्स का AGIL फ्रेमवर्क है उसमें एजुकेशन सिस्टम भी एक पार्ट है उस AGIL फ्रेमवर्क का। तो हम पार्सन्स को भी कोट कर सकते हैं यहाँ पर। फिर हम आते हैं मर्टन पर। मर्टन ने डिवियंस की थ्योरी दी थी, तो हम डिवियंस यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि अगर हायर एजुकेशन एक्सेसिबल ना हुआ तो इट मे हैपन दैट सम स्टूडेंट्स में बिकम डिवियंट। तो मर्टन लिख दिया हमने यहाँ पर। फिर हम आएंगे चैप्टर 5 जो हमारा स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी चैप्टर है उस पर। अब उसके कौन सा टॉपिक यहाँ पर अप्लाई हो सकता है? हम सोशल एक्सक्लूजन या पावर्टी या क्लास, ये तीनों यहाँ पर अप्लाई होते हैं क्योंकि हायर एजुकेशन में आप अगर देखेंगे 25% एनरोलमेंट तो है ओवरऑल, पर जो हमारे पुअर है या हमारे दलित्स है, हमारे ट्राइबल्स है, हमारे माइनॉरिटीज है, इनकी लोअर पार्टिसिपेशन है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कंपेयर टू अपर क्लास। सो वो लिख सकते हैं। फिर आते हैं हम, नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर भले एनरोलमेंट दोनों जेंडर्स की ऑलमोस्ट इक्वल है, 25% ही है दोनों की, पर आप देखेंगे कि जो हमारे स्टेम कोर्सेस है, साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड, इंजीनियरिंग, मेडिकल कोर्सेस, जो इनफैक्ट हमारा जो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आने वाला है उसमें इन कोर्सेज की डिमांड ज्यादा होने वाली है और स्टेम कोर्सेज में वुमेन की एनरोलमेंट कम है। तो ये एक पॉइंट आ जाएगा जेंडर रिलेटेड। फिर सोशल मोबिलिटी पर आएंगे अगर हम, तो सोशल मोबिलिटी हायर एजुकेशन के थ्रू सोशल मोबिलिटी अचीव की जा सकती है, और अगर हायर एजुकेशन एक्सेसिबल और इंक्लूसिव नहीं है तो जो एक्सक्लूड हो जाते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम से वो सोशल मोबिलिटी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा सोशल मोबिलिटी का पॉइंट आएगा। फिर आते हैं चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो हायर एजुकेशन से डिप्राइव रहते हैं वो उनका रेशियो आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादा पाएंगे। फॉर्मल सेक्टर वो नहीं ज्वाइन कर पाते, और इस वजह से क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में एक तो लर्निंग अपॉर्चुनिटी कम होती है, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कम होती है, तो अगेन उनकी सोशल मोबिलिटी रुक जाती है क्योंकि वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। फिर हम चैप्टर 7 पे आते हैं, पॉलिटिक्स वाले चैप्टर पे। उसमें एक कंसेप्ट था पावर एलीट का। तो पावर एलीट हम यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? एक तो हम कह सकते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम का कंसेप्ट है ना, जैसे मैंने नीट का भी जो एग्जाम्पल दिया था, तो ये जो सारे एंट्रेंस एग्जाम्स है या फिर अलग अलग एडमिशन क्राइटेरियाज है,
You can say that they are used by power elite to further consolidate their power to ensure that the masses don't get easy access to, say, higher education institutions. So और also increasing privatization. हम देखते हैं हायर एजुकेशन में ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आर नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन. जो हमारे पुअर स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में नहीं स्टडी कर पा सकते फॉर ऑब्वियसली मॉनेटरी रीजंस. तो वो आप लिख सकते हैं पावर एलीट के अंडर. फिर रिलीजन हमारा 8th चैप्टर है. रिलीजन यहाँ पर कैसे अप्लाई करेगा? जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक एजुकेशन मदरसाज में लेते हैं और अगर उन्हें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करनी हो तो उन्हें डिफ़िकल्टी आ सकती है मे बी, क्योंकि कुछ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उनकी जो बेसिक एजुकेशन मदरसा से हुई थी उस क्वालिफिकेशन को ना रिकग्नाइज कर पाए, या वो ऐसे मान ले कि हाँ ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है, क्लास 12 या क्लास 10 के इक्विवेलेंट नहीं कंसिडर करे, और तो उन्हें एक्सेस टू हायर एजुकेशन में दिक्कत आ सकती है. ये रिलीजन चैप्टर का बेसिक एक पॉइंट हो गया. चैप्टर 9 जो फैमिली है वो शायद से यहाँ पर मुझे नहीं लगा कि अप्लाई कर पाएगा. चैप्टर 10 में अगेन एजुकेशन एंड सोशल चेंज का एक टॉपिक है. तो ऑब्वियसली अगर हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम इंक्लूसिव और एक्सेसिबल ना हो सबके लिए तो एजुकेशन का जो पावर है सोशल चेंज लाने का वो बहुत रिड्यूस हो जाता है. तो ये एक वो पॉइंट हो गया. क्योंकि ये पेपर 1 का क्वेश्चन था तो ये हमने पेपर 1 के जो सिलेबस टॉपिक्स थे वही सोचे और उसी को जो रेलेवेंट लगा वो अप्लाई करके हमने आंसर लिख दिया एक करंट अफेयर्स रिलेटेड टाइप के क्वेश्चन का. अगर और स्पेस बचती है तो आप पेपर 2 का टॉपिक्स भी सोच सकते हैं यहाँ पर. जैसे पेपर 2 में माइग्रेशन करके एक टॉपिक है, तो ये माइग्रेशन यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई होता है क्योंकि हायर एजुकेशन स्मॉल टाउन्स में या रूरल एरियाज में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेशन देखा जाता है स्टूडेंट्स का. या फिर सोशल मूवमेंट्स एक हमारा चैप्टर है पेपर 2 में, तो हम उसमें भी लिख सकते हैं कि स्टूडेंट मूवमेंट्स जो स्टूडेंट बॉडी लेड मूवमेंट्स थे उन्होंने इंडियन सोशल मूवमेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था. आई डोंट नो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो जो इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के टाइम जो जेपी मूवमेंट था उसमें स्टूडेंट्स का बहुत तगड़ा सपोर्ट था. इनफैक्ट जो सबसे पहले जो स्टूडेंट मूवमेंट था, एक गुजरात में कॉलेज है एलडी कॉलेज, वहां से एक स्टूडेंट मूवमेंट था विच वॉज द बिगिनिंग ऑफ द ऑपोजिशन टू इमरजेंसी. तो अगर आपको पता है तो आप ये ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, स्टूडेंट मूवमेंट्स एंड हाउ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दे आर नॉट just places to churn out students who have degrees, but also students who can play an important part in the society through such student movements. कोई आपको अगर नाम पता हो कमिटीज एंड ऑल के, जैसे मैंने कहा खाखा कमेटी रिपोर्ट, तो आप मेंशन कर सकते हैं. माइनॉरिटीज़ के लिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनी थी, वो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे. फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में दलित्स एंड ट्राइबल्स के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो स्टडी करने के लिए एक सुखदेव थोरात कमेटी बनी थी, उनका नाम आप लिख सकते हैं इस आंसर में. तो क्योंकि ये यहाँ पर आप कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई कंसेप्ट का क्रिटिसिज्म नहीं था, तो ऐसे आपको सिलेबस टॉपिक प्लस कोई ऐसे कमेटी नेम्स, फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स या कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट्स वगैरह हो तो वो सब मेंशन करने थे. इसमें एग्जाम्पल्स जितने हो सके वो मेंशन करने थे. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया पेपर 1 के थ्रू. फिर जो मैंने दूसरा फ्रेमवर्क जो बताया था कि हमारे जो सोशियोलॉजी के थ्योरीज है जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या फेमिनिस्ट थ्योरी, वो यूज करके भी आप कोई ऐसे क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं. तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लूंगी. अगेन पेपर 1 का हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन, सब्सटैंशिएट थ्योरेटिकल पोजिशंस ऑन अफर्मेटिव एक्शन विद एग्जाम्पल्स. तो यहाँ पर थैंकफुली क्वेश्चंस में ही उन्होंने बता दिया था कि आपको थियोरेटिकल पोजीशंस एक्सप्लेन करनी है. एंड थियोरेटिकल पोजीशन का एटलीस्ट मैंने जो मतलब लगाया था वो यही था कि जो सोशियोलॉजी के हमारे 3-4 थ्योरीज थे वो कैसे अप्लाई करते हैं अफर्मेटिव एक्शन पर. तो जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अगर हम बात करें तो ये वहाँ पर मैंने लिखा था कि अफर्मेटिव एक्शन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू वेरियस डिप्राइव्ड सेक्शंस. इसीलिए हमारा सिस्टम मेंटेन रह सकता है क्योंकि कोई स्ट्रक्चर में स्ट्रेन नहीं आएगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं होंगे, कोई
रेवोल्यूशन टाइप्स नहीं होगा, क्योंकि सबको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है अफर्मेटिव एक्शन की वजह से। फिर हमारा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव यहाँ पर आएगा कि अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू मोबिलिटी सिर्फ लिमिटेड लोगों को मिलती है, लेकिन जो सारे आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस है मीडिया जैसे, उनको यूज करके जो ये लिमिटेड लोग होते हैं, लिमिटेड एग्जाम्पल्स होते हैं, उन्हीं को हम हाइप कर देते हैं। जैसे समझ लीजिए कि कोई एक बहुत ही पुअर बैकग्राउंड के स्टूडेंट का यूपीएससी में रैंक आ गया, तो सिर्फ एक उसके एग्जाम्पल को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके मीडिया बता देती है। तो इस वजह से लगता है कि हाँ देखो, सिस्टम कितनी ओपन है, कोई भी मोबिलिटी अचीव कर सकता है। पर इस एक एग्जाम्पल को हाईलाइट करते हुए लोग ये देखना भूल जाते हैं कि जो बाकी 99% एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ही एफ्लुएंट बैकग्राउंड से आते हैं, अपर स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी से आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबके लिए सोशल मोबिलिटी आसान है। पर ये मैं किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, ये मैं क्योंकि हमें कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के थ्रू बताना है, तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में ही ऐसे पॉइंट्स लिखने, ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ओके ये क्लैरिफाई करना मुझे लगा ज़रूरी होगा। तो हाँ, ऐसे आप कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के थ्रू उस अफर्मेटिव एक्शन को एनालाइज कर सकते हैं। फिर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से आएगा कि भले अफर्मेटिव एक्शन ऐसा दिखाए कि हाँ हम वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जैसे पंचायत में वुमेन को रिजर्वेशन मिला है, पर फिर भी जो एक्चुअल पावर है वो मेन के हाथों में ही होती है। जैसे सरपंच पति का कंसेप्ट आपको पता है, भले ये पेपर 2 का हो, पर क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत रेलेवेंट है पेपर 1 के लिए, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में ये एग्जाम्पल डालने के लिए, तो मैंने ऐसा ये एग्जाम्पल डाल दिया था। तो ऐसे ही अगर कोई करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप ऐसे थ्योरी यूज करके भी उसे आंसर कर सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही फ्रेमवर्क एक आंसर में आएगा, आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। कोई 2-3 अगर स्पेशली कोई 20 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 2 फ्रेमवर्क्स भी आ सकते हैं। जैसे आपने सिलेबस के टॉपिक सोचकर भी डाल दिया और ये हमारे सोशियोलॉजी के थ्योरी सोचकर भी डाल दिया। तो इसका मैं सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल मैं बताऊंगी। जो हमारा एक पेपर 2 का क्वेश्चन था, जो था हाईलाइट द मेन फीचर्स ऑफ द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट इन इंडिया, व्हाट कुड बी इट्स प्रोबेबल एडवांटेजेस टू इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे पहली बार ये तो हमने जीएस में पढ़ा है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। तो वो हम अगर लिखेंगे लगभग 1 पेज भर जाएगा। समझ लीजिए 4 पेजेस होते हैं ना 20 मार्क के क्वेश्चन के लिए, 1 पेज इससे भर गया। प्रोबेबल एडवांटेजेस टू इंडियन एग्रीकल्चर, अगेन पूरा अगर जीएस का ही सोचकर लिखेंगे तो मुश्किल से 1 पेज भरेगा, तो सिर्फ आपके 4 में से 2 पेजेस भरेंगे जो जीएस का कंटेंट है, अगर सिर्फ वही लिखेंगे तो। फिर बचे हुए 2 पेजेस के लिए तो आपको सोशियोलॉजी ही सोचनी पड़ेगी। तो ये जैसे मैंने बताया, सिलेबस के टॉपिक्स याद कीजिए और देखिए कौन से यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो जल्दी से, ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, पेपर 2 का सिलेबस याद कीजिए। तो कौन से आते हैं, सबसे पहले आएगा लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड टेन्योर सिस्टम में क्या आता है कि ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स हो गया, इससे कैपिटलिस्ट फार्मिंग बढ़ सकती है, हमारे बुलक कार्ट कैपिटलिस्ट बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो अब तक जो लैंड ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो पा रही थी या फिर जिसमें साल में सिर्फ एक ही बार खेती हो पा रही थी, उसको भी हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे अब पूरे साल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की वजह से, जो वाटर आएगा उस वजह से। तो कैपिटलिस्ट फार्मिंग बढ़ सकती है, ये एक लैंड टेन्योर सिस्टम के अंडर पॉइंट आएगा। फिर आगे अगर सिलेबस में जाएंगे, ट्राइबल कम्युनिटीज एक हमारा टॉपिक है, तो उसमें आएगा कि इस प्रोजेक्ट की वजह से एक तो ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, उनका एलियनेशन होगा, ट्राइबल वे ऑफ लाइफ का लॉस होगा। और अगर आपको पता है, इकोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म एक कंसेप्ट है, एक तो आई थिंक वंदना शिवा मैम ने दिया था और गाडगिल एंड गुहा ने भी दिया था। तो एक वो कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। फिर अगर आगे सिलेबस में बढ़ते हुए अग्रेरियन क्लास और कास्ट सिस्टम, ये हमारे टॉपिक्स है। तो इसमें ऑब्वियसली आएगा कि जो हमारे लार्ज फार्मर्स है, और जो लार्ज फार्मर्स तो मोस्टली डोमिनेंट कास्ट से ही है, तो उनको ज़्यादा एडवांटेज होगा इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो उनके ही पास है। फिर इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा उठाने के लिए जो कैपिटल चाहिए, जो लोन्स चाहिए, या फिर इवन जो अवेयरनेस चाहिए गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, वो सारी उनके पास है। तो ये पॉइंट अग्रेरियन क्लास और कास्ट सिस्टम के अंडर आ जाएगा। फिर आगे सिलेबस में जाते हुए मिडिल क्लास और सोशल मोबिलिटी हमारे टॉपिक्स है। मिडिल क्लास, हम इसमें यहाँ पे ये लिखा था मैंने कि क्योंकि ज़्यादा
क्रॉप्स आप ग्रो कर पाएंगे पूरा साल, या फिर जो आपकी बंजर जो ज़मीन आप यूज़ नहीं कर पा रहे थे वो भी यूज़ कर पाएंगे। तो हमारे कुछ कुछ फार्मर्स है जो मिडिल क्लास में राइज करेंगे, तो मिडिल क्लास का प्रपोर्शन थोड़ा बढ़ पाएगा इस प्रोजेक्ट की वजह से। और ना सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड आएगा, इसमें ये भी आएगा कि क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट है उसके बाद ऐसा माना जाता है कि टूरिज्म बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स का बिजनेस बढ़ेगा, हमारे वाटरवेज लॉजिस्टिक्स में यूज होंगे। तो ये टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स में भी जो लोग काम करेंगे वो भी मिडिल क्लास तक पहुंचेंगे। तो ये हमारे या तो वो मिडिल क्लास फार्मर्स टाइप के बनेंगे, या तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जो पेटी बोर्जॉइजी बनेंगे। तो वो एक पॉइंट आ गया। फिर हमारे अगला टॉपिक है सिलेबस का, फैमिली एंड मैरिज। तो फैमिली एंड मैरिज के अंडर आई डोंट नो अगर आपने सुना होगा, एक बहुत ही सीरियस टाइप का कंसेप्ट है, वाटर वाइफ्स नाम का कंसेप्ट है। ये महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के केस स्टडी से, आप इसे गूगल कर दीजिएगा, आपको पता चलेगा क्या है ये। तो मैंने वो एक केस स्टडी लिखी थी अबाउट वाटर वाइफ्स यहाँ पर। फिर हमारा आता है रिलीजियस कम्युनिटीज़, ये एक हमारा टॉपिक है। उसमें मैंने ये लिखा था कि क्योंकि ये जो इंटरलिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ कुछ रिवर्स के जो रूट है उस रिवर का वो डाइवर्ट हो पाएगा। तो हमारे जो रिवर में जो कुछ सेरेमनीज होते थे या रिवर बैंक पे जो रिलीजियस सेरेमनीज होते थे वो हमारा वो हम ठीक से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका वो रूट ही डाइवर्ट कर देंगे। तो एक मैंने वो पॉइंट लिख दिया था। फिर आगे बढ़ते हुए सिलेबस में रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन, वो तो ऑब्वियस है कैसे होगा। रीजनलिज्म एक हमारा सिलेबस का टॉपिक है और वो यहाँ पर कैसे अप्लाई करता है, क्योंकि अभी तो इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, पर एक तो वो प्रोजेक्ट पूरा होने में बहुत टाइम लगता है, और वो प्रोजेक्ट पूरा होते होते समझ लीजिए अगर उस स्टेट का गवर्नमेंट बदल गया और फिर उस न्यू गवर्नमेंट को लगा कि नहीं है प्रोजेक्ट हमारे एडवांटेज का नहीं है, तो यहाँ पर रीजनलिज्म आ सकता है। वैसे तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो इसका अभी से मतलब इंटरलिंकिंग रिलेटेड नहीं है, पर जो रिवर वाटर डिस्प्यूट है कावेरी रिवर को लेकर, तो वैसे ही आगे इस प्रोजेक्ट में भी डिस्प्यूट्स आ सकते हैं अगर गवर्नमेंट्स आगे चेंज हुए तो कोई स्टेट्स के। तो ये एक रीजनलिज्म में मैंने पॉइंट डाल दिया था। पेजेंट्स एंड फार्मर्स मूवमेंट एक सिलेबस का टॉपिक है, तो मे बी ये मूवमेंट्स थोड़े कम हो सकते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन अगेन एनवायरमेंटल मूवमेंट्स एक टॉपिक है सिलेबस का, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स बढ़ सकते हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो एक वो पॉइंट आ गया। माइग्रेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। माइग्रेशन अर्बन एरियाज की तरफ थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बाद आपके विलेजेस में या आपके स्मॉल टाउन्स में भी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकती है, या तो एग्रीकल्चर में या तो फिर जो रिलेटेड ऑक्यूपेशंस है, जैसे मैंने बताया टूरिज्म हो या लॉजिस्टिक्स हो उसमें। तो माइग्रेशन थोड़ा अर्बन एरिया की तरफ का माइग्रेशन रुक सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये तो बहुत ही रेलेवेंट है यहाँ पर क्योंकि आगे फ्यूचर में जब क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या बताइए, जो हमने अभी तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कर दिया, पर क्लाइमेट चेंज की वजह से शायद से वो उस जिस रिवर से ये किया था उसी का वाटर सोर्स कम हो जाए, या फिर जो हमने सोचा था जितना वाटर अवेलेबल हो पाएगा उतना अवेलेबल ना हो पाए। तो ये सस्टेनेबिलिटी का एक इशू बन सकता है इस प्रोजेक्ट का। तो ये सारे हमने सिलेबस का एक एक टॉपिक सोचा और यहाँ पर उस टॉपिक को रिलेटेड क्या क्या लिख सकते हैं ये सोच लिया। 20 मार्क्स का क्वेश्चन था और अगर जगह बच रही है पेपर में तो थ्योरीज भी सोचिए, इसकी सोशियोलॉजी की थ्योरीज यहाँ पे कैसी अप्लाई होंगी। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की तरफ से एक हम लिख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट अगेन हमारा सोशल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि जैसे अभी फार्मर्स के प्रोटेस्ट होते थे या जैसे वो कहते थे कि हमें ज़्यादा प्राइस चाहिए या हमें लोन वेवर्स रिलेटेड स्पेशली जो प्रोटेस्ट होते थे, वो सारे प्रोटेस्ट कम हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से, और इसलिए सिस्टम में हार्मनी मेंटेन रहेगी, सोशल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का एक पॉइंट बन गया। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से अगेन हम लिख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो तो बस फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस को ही परपेचुएट कर रहा है, क्योंकि सारे जो बेनिफिट्स है वो जो अपर कास्ट के लैंड ओनिंग क्लास है जो
अर्बन जो रूरल अपर कास्ट डोमिनेंट कास्ट के लैंड ओनर्स है वो, और जो अर्बन बॉर्जोइजी है वो, ये दोनों सेक्शंस ही इस प्रोजेक्ट का फायदा उठाएंगे। और जो हमारा प्रोलेटारिएट है, स्पेशली जो हमारे ट्राइबल्स वगैरह है, वो तो डिस्प्लेस हो जाएंगे, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला इस प्रोजेक्ट से। और ये इस प्रोजेक्ट की वजह से इनफैक्ट जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है, जैसे सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज बढ़ रहा है, वो सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज इग्नोर हो रहे हैं। ये बस फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है कि हाँ ठीक है, हम भी अच्छे से कुछ कर पाएंगे एग्रीकल्चर में। एंड ये कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव तो मतलब आपको पता ही है, सब चीज का कोई नेगेटिव पॉइंट निकालो और वो लिखते जाओ, तो वैसा कर दीजिए। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि यहाँ पर आप सिलेबस के टॉपिक्स भी और कुछ थ्योरीज भी कैसे डाल सकते हैं। पर सबसे जरूरी मैं कहूंगी, किसी को ऐसे फोर्स फिट नहीं करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सिलेबस के पॉइंट पर आपके आंसर में कोई पॉइंट बनेगा। जो रेलेवेंट है सिलेबस का टॉपिक वही ऐड कीजिएगा, किसी चीज को जबरदस्ती मत घुसाइएगा वहां पर। और सिंपल लैंग्वेज में लिखिएगा, जितना सिंपल हो सके उतना, जितने करंट एग्जाम्पल्स केस स्टडीज कुछ दे पाएंगे उतना। अगर ये 3 फ्रेमवर्क्स, जैसे एक तो स्टैटिक क्वेश्चन के लिए हो गया, कंसेप्ट, क्रिटिसिज्म, एग्जाम्पल्स वाला, या फिर ये 2 सिलेबस और थ्योरी ये वाले, ये सारे नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ जीएस के क्वेश्चन के फ्रेमवर्क्स हैं। मैंने अपने ब्लॉग में मेंशन कर दिया है कि कौन से जीएस क्वेश्चन रिलेटेड फ्रेमवर्क्स हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट वो एकदम लास्ट में, अगर ये सारे सोशियोलॉजी की चीजें अप्लाई नहीं कर पा रही है सिर्फ तभी और तभी। पेपर 2 बहुत ही ज्यादा आजकल डायनामिक आ रहा है। जैसे इस साल का पेपर 2 मुझे लगा बहुत ही अलग था। उसमें मैं कहूंगी कि अगर कोई जीएस के पॉइंट्स है ना, तो ऐसा मत सोचिए कि यार ये तो जीएस के पॉइंट्स है, ये क्यों लिखना है। स्पेशली आपके 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, जैसे मैं एक एग्जांपल कहूंगी, हमारा जो क्वेश्चन था, व्हाट इज पॉश एक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉर्मेंटर बाय वुमेन एट वर्क प्लेस डज नॉट कम इजीली इवन टुडे, एग्जामिन द स्टेटमेंट विद सब्सटैंटिव एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया। ये आउट एंड आउट जीएस का ही क्वेश्चन लगता है। तो इसमें ना ऐसे मत सोचिएगा कि ये तो जीएस का क्वेश्चन है, कैसे लिखेंगे। जो पॉइंट्स 4 पेजेस है आपके पास, तो मैंने जैसे किया था, व्हाट इज पॉश एक्ट, जीएस वाला आंसर 1 पेज में हो गया लिख के। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉर्मेंटर डज नॉट कम इजीली इवन टुडे, ये क्यों हो रहा है। इस पे सेबी ने एक रिपोर्ट, ये विजन में मैंने पढ़ा था, सेबी का एक रिपोर्ट था कि एक तो सिर्फ 30% कंपनीज में वो कमिटी फॉर्म हो पाई है, और जहां पर फॉर्म हुई है वहां पर भी क्योंकि इंटरनल लोग ही है तो काफी हेजिटेशन होता है कि अरे ये तो मतलब उनके बॉसेस के साथ अच्छे कनेक्शन हो पाएंगे एंड ऑल दैट, तो मे बी हमें वहां पर जस्टिस नहीं मिल पाएगा। ये सारे विजन के ही पॉइंट्स थे। अगेन वो 1 पेज में लिख दिए, 2 पेजेस आपके जीएस के ही आंसर के हो गए। तो फिर बचे हुए 2 पेजेस में अगेन क्योंकि सब्सटैंशिएट विद सब्सटैंटिव एग्जांपल्स लिखना था, फिर यहाँ पर मैंने कुछ सोशियोलॉजी एंगल से थोड़े एग्जांपल्स देने की कोशिश की थी। जैसे एक एग्जाम्पल था, अगर आपको पता है, एक सिंगर है चिन्मयी, उन्होंने मी टू मूवमेंट में अपना वॉइस रेज किया था और उसके बाद फिर उनको काम मिलना बंद हो गया था। या फिर जो हमारे विंतानंदा मैम है, उनका एक एग्जाम्पल था, और कोई आई थिंक प्रिया रमानी मैम, उनका एग्जाम्पल था। ये सारे मी टू के टाइम के जो एग्जाम्पल्स आए थे करंट अफेयर्स में, वो मैंने लिख दिए थे। इस क्वेश्चन में थिंकर्स के नाम पर मुझे सिर्फ सिल्विया वॉल्बी याद आ गई थी, हमारी पेपर 1 की थिंकर है, उनका ही मैंने लिख दिया था कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इज एक्चुअली यूज्ड सो दैट वुमेन डू नॉट अचीव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो मुझे ऐसे ठीक से वो स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा है, 1 साल हो गया पेपर देखे तो, पर हाँ ऐसे सिल्विया वॉल्बी जी का कोई स्टेटमेंट था, तो वो मैंने लिख दिया था। और एक जिस मुझे याद था कि इंदिरा जयसिंह मैम ने कहा था कि जो सारे लॉज है ना इंडिया में, भले वो मतलब वुमेन के लिए बने हो लॉज, पर कोई लॉज इंडिया में जेंडर न्यूट्रल नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही मेल सेंट्रिक ही लॉज है अपने। तो एक वो स्टेटमेंट, मतलब वो थिंकर नहीं है इंदिरा जयसिंह मैम, वो तो लॉयर है, पर मैंने एक उनका नाम लिख दिया था, सिल्विया वॉल्बी मैम का नाम लिख दिया था, बस उतना ही। तो भले 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, सिर्फ 2 ही ऐसे थिंकर्स डाल पाई थी, पर मुझे लगता है कि जीएस टाइप का आंसर अगर बन रहा है, क्वेश्चन ही जीएस टाइप का लग रहा है, तो मुझे तो लगा कि शायद से ठीक ठाक मार्क्स आ ही जाएंगे ऐसे जीएस टाइप का आंसर लिखकर भी। पर जितना हो सके उतना कुछ कुछ ऐड करने की कोशिश कीजिएगा, जो मैंने फ्रेमवर्क्स बताया उनको यूज करके। ये पॉश वाले में बिल्कुल ही कोई फ्रेमवर्क्स डालने का स्कोप नहीं था, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिकली लिखा था कि व्हाट इज पॉश एक्ट और व्हाई डज इट नॉट कम इजीली एंड गिव एग्जांपल्स। तो अगर ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उसमें जबरदस्ती की फ्रेमवर्क तो फिट करने
की जरूरत नहीं है। या तो फिर एक ये क्वेश्चन था, व्हाई हैज एक्टिव एजिंग बिकम अ ग्लोबल गोल? डू यू अग्री दैट द रोल ऑफ एल्डरली केयर गिविंग इज डिस्प्रपोर्शनेटली जेंडर्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज? व्हाई? इस क्वेश्चन में अगेन एक मुझे सोशियोलॉजी की थ्योरी पता थी, सिर्फ सोशल एक्सचेंज थ्योरी नाम है उस थ्योरी का, जिसमें ये बताते हैं कि हम सोशल रिलेशनशिप्स में तभी पार्ट लेते हैं जब हमें लगता है कि हमें उससे कोई बेनिफिट मिल सकता है। सोशल एक्सचेंज थ्योरी था। तो उसका एजिंग के जो हमारा पेपर 2 का एजिंग चैप्टर है उसमें ये थ्योरी मैंने पढ़ी थी, और उसमें ये था कि जैसे जैसे लोग एज करते हैं तो वो सोशल रिलेशंस में कम पार्ट लेते हैं क्योंकि दे थिंक दे डोंट हैव मच टू ऑफर। तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी मैंने एक सोशियोलॉजी का कंसेप्ट लिख दिया था। उसके अलावा मुझे पेपर 2 का और कुछ नहीं याद आ रहा था, तो मैंने पेपर 1 के बहुत अच्छे जो थिंकर्स थे, अगर हाँ, जो हमारे एंकेल्स थे, फ्रेडरिक एंकेल्स, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि क्यों सारे जो केयरिंग वाले जॉब्स है वो विमेन क्यों करती है। और आई थिंक अब नाम नहीं याद आ रहा, जो बायोग्रामर थ्योरी वगैरह थी। ये चैप्टर 9 जो है हमारा पेपर 1 का, पेपर 1 चैप्टर 9, उसमें जो सारे थ्योरीज थे वही मैंने पेपर 2 में लिख दिया, क्योंकि वो अप्लाई कर रहे थे यहाँ पे, ऐसे जबरदस्ती तो घुसाए नहीं थे। और पेपर 2 के थिंकर्स नहीं पता थे, एक ये एजिंग रिलेटेड ये जो कंसेप्ट था सोशल एक्सचेंज थ्योरी, उसके अलावा नहीं कुछ और पता था। तो मुझे लगा पेपर 1 के थिंकर्स यहाँ पे डाल सकते हैं, और रेलेवेंट थे वो, तो लिख दिए वो। पर हाँ, यहाँ पर इंडिया सेंट्रिक लिखना जरूरी था, क्योंकि भले लिखा हो कि डेवलपिंग कंट्रीज, पर क्योंकि ये पेपर 2 है, ये इंडिया है, तो इंडिया रिलेटेड फिर वो सारा लिख दिया कि हमारा यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो वहां पर बिकॉज वुमेन आर मोस्टली कन्फाइंड टू द हाउस होल्ड्स, और हमारा वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एनीवे सिर्फ 24% है, और एनीवेज उनको बाहर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं मिलती वर्क रिलेटेड। फिर हम क्लोज नेट फैमिलीज में बिलीव करते हैं, तो वो सारे इंडिया सेंट्रिक पॉइंट्स कुछ कुछ डाल दिए थे कि इसीलिए एल्डरली केयर गिविंग ये वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंडिया जैसे कंट्रीज में। और ऑलमोस्ट आई थिंक इसी में हो गए थे, 4 पेजेस भर गए थे। मैंने जो पेपर 2 में क्वेश्चन, आई थिंक सबको सबसे ज़्यादा काफी लोगों ने ये 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। क्वेश्चन 7 स्पेशली जो पेपर 2 का था, जहाँ पे एक तो डिमोनेटाइजेशन का क्वेश्चन था, एक स्वच्छ भारत अभियान का क्वेश्चन था। मैंने ये क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए थे, बट अगर वो अटेम्प्ट करती तो अगेन सेम जैसे बताया कि कोई फ्रेमवर्क्स अगर अप्लाई कर पा रहे तो वो कर देती। जैसे ये डिमोनेटाइजेशन में था, डू यू थिंक दैट डिमोनेटाइजेशन हैज एक्सेलरेटेड द इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया? हाउ डू यू अंडरस्टैंड द इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन दिस कंटेक्स्ट? तो अच्छी बात है कि उन्होंने ऑलरेडी 3 पॉइंट्स दे दिए थे, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर, अंडर एम्प्लॉयमेंट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें आप वही सारा हमारा जो अगेन पेपर 2 के थिंकर्स शायद ज्यादा ना याद आए, पर एक यहाँ पर आप नायला कबीर लिख सकती थी इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर में, कि कैसे वुमेन ज्यादा होती है इनफॉर्मल सेक्टर में। फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट पे तो काफी आपको लाइक जो जीएस में पढ़ा था वही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में जरूर आप पेपर 1 के थिंकर्स याद आ जाए तो वो लिख दीजिएगा, पेपर 2 के कोई थिंकर्स याद आए वो लिख दीजिएगा। तो जहां तक हो सके भले आप जीएस के पॉइंट्स लिख रहे हो, पर कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा तो एटलीस्ट सोशियोलॉजी उसमें कहीं ना कहीं से डाल दे, या तो थिंकर्स डाल दीजिए, या कोई केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स, या वही रिपोर्ट्स, कमेटी रिपोर्ट्स या फैक्ट्स, ऐसे सब डाल के उसे बस सोशियोलॉजिकल बनाने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसे लगता है कि पेपर 2 में जितना आप लिखते हो, थोड़ा बहुत भी उस टॉपिक के आसपास आप जाकर ज्यादा लिखेंगे तो मुझे लगता है मार्क्स मिलेंगे। मैंने लास्ट ईयर के एक टॉपर से इस बारे में बात की थी एक्चुअली, उनके 170+ थे पेपर 2 में। उन्होंने मुझे बताया था कि थिंकर्स तो उन्हें भी लास्ट टाइम कुछ ज्यादा पता नहीं थे, और जीएस टाइप के ही आंसर्स लिखे थे मोस्टली पेपर 2 में। पर जहां पर भी हो पाए भले पेपर 1 के डाल दे, पर थिंकर्स कुछ जितने लगे उतने डाल दिए, और वही जैसे मैंने बताया थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी के आसपास डाल के लिख दिए थे। तो उनके तो 170+ आए थे, अब पता नहीं मेरे कितने मार्क्स आ रहे, पर मुझे लगता है पेपर 2 में आप जितना लिखोगे उतना मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। ऐसे सोच के कि अरे इस पे जैसे मैंने ये इसका एग्जाम्पल बताया जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का, जीएस के आपका सिर्फ 2 पेज का आंसर बनेगा, सिर्फ वो 2 पेज लिखकर छोड़ मत दीजिएगा, 4 पेजेस भर दीजिएगा। मेरी तो हैंडराइटिंग बड़ी थी तो मैं 20 मार्क्स के लिए भी 4 पेजेस भर पा रही थी,
हैंडराइटिंग बड़ी थी, थोड़ा स्पेसिंग पर भी मैंने काम किया था। ये पता नहीं कहाँ तक रेलेवेंट है, पर मुझे लगता है कि अगर पेजेस भरे हुए दिखे तो पेपर चेक करने वाले को भी लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा कंटेंट और नॉलेज तो है शायद से लिखने वाले बंदे के पास। थोड़ा एक इम्प्रेशन आ जाएगा मे बी कि हाँ ज़्यादा कंटेंट लिखा है। मार्क्स आने के बाद बता पाऊंगी सच है या नहीं, पर कोशिश कीजिएगा कि सारे पेजेस भर देंगे आप। और एक्चुअल एग्जाम के दिन सबसे पहले तो क्वेश्चंस सारे पढ़ लीजिएगा, चूज कीजिए, इनिशियली ही चूज कीजिएगा आप कौन से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने वाले हैं। जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें से कोशिश कीजिएगा कि स्टैटिक क्वेश्चन से सिलेक्ट कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस चूज कीजिए जहाँ पे आपको 20 मार्क्स वाले बहुत अच्छे से आए। और मैंने अपना टाइम पेपर में ऐसा डिवाइड किया था, पहले का जो 1.5 घंटा है उसमें मैंने 6 के 6 20 मार्कर्स लिख दिए थे, और जो बचा हुआ 1.5 घंटा है उसमें जो 13 हमारे 10 मार्क के क्वेश्चंस है वो लिख दिए थे। तो 6 20 मार्क के क्वेश्चंस फर्स्ट हाफ में, 13 10 मार्क के क्वेश्चन सेकेंड हाफ में, ऐसा मैंने टाइम डिवाइड किया था। आप देखिए आपको कैसा ठीक लगता है। मुझे ये ठीक लगा था क्योंकि 20 मार्कर्स में मुझे लगता है, एटलीस्ट मैंने टेस्ट सीरीज में देखा था, 20 में से 14-15 तक मिल जाते हैं। 10 मार्कर्स में मैंने 6 से ज्यादा तो नहीं देखा था। तो आप अगर देखेंगे 6 आउट ऑफ 10 इज ओनली 60%, बट यहाँ पर अगर 14-15 जा रहा है तो वो 75% तक जा रहा है। तो आई थिंक 20 मार्कर्स में ज्यादा स्कोप है थोड़ा मार्क्स हाई ले जाने का। तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगी क्योंकि ये लास्ट पेपर होते हैं और आप चारों जीएस पेपर लिखने के बाद 1 वीक का वो जो गैप होता है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। जैसे मैंने कहा, खुद के नोट्स ऐसे हो कि उस गैप में, उस 1 हफ्ते में 2 बार पढ़ के हो जाए, अच्छे से पढ़ के हो जाए, मोर देन इनफ है वो। क्योंकि वो 5 या 6 दिन सबसे जो आप पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा एग्जाम लिखने से पहले। तो प्लीज ऐसे मत सोचिए अरे हमने जीएस तो बहुत अच्छे से लिख दिया, ऐसे भी बहुत अच्छे से लिख दिया, अब हम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। एक दिन पे रिलैक्स नहीं करना। जिस दिन आप GS4 लिखकर GS3 GS4 लिख के आएंगे उसी दिन शाम को ही स्टार्ट कर दीजिएगा आपका सोशियोलॉजी प्लीज, क्योंकि बहुत बहुत स्कोप है मार्क्स हाई ले जाने का। लास्ट टाइम आई थिंक 329 हाईएस्ट था सोशियोलॉजी का, पर एंथ्रोपोलॉजी जो ह्यूमैनिटीज का ही सब्जेक्ट है उसमें तो 350 प्लस आए थे। तो मे बी किसी दिन सोशियोलॉजी में भी इतने हाई मार्क्स आ सकते हैं। तो प्लीज बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि हाँ हमने जीएस अच्छे से कवर कर लिया है, सोशियोलॉजी तो हो ही जाएगा। और एक जरूरी बात, जैसे मैंने तो क्योंकि जीएस और सोशियो दोनों के लिए क्लासेस लगाए थे, तो टाइम वैसे जब स्टडी कर रही थी टाइम 50-50 डिवाइड हो ही रहा था जीएस और सोशियोलॉजी के बीच। पर मैं कहूंगी कि प्रीलिम्स के बाद जो हमारा समय है, जो 3-3.5 महीने है, उसमें 60% टाइम आप सोशियोलॉजी को दीजिए, 40% टाइम जीएस को दीजिए। क्योंकि जीएस आपने वैसे भी प्रीलिम्स के लिए अच्छे से पढ़ लिया है, स्टैटिक पार्ट जीएस का, तो 40% टाइम ही जीएस पढ़िएगा, बाकी 60% अच्छे से सोशियो को दीजिएगा। और अगर हो सके तो एक टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स से पहले और एक टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के बाद ऐसे लिखिएगा अगर हो सके तो, वरना प्रीलिम्स के बाद तो लिखनी है आपको सोशियो की टेस्ट सीरीज। मॉडल आंसर्स थोड़े देख लीजिएगा आपके टेस्ट सीरीज के अगर है तो, और जो फीडबैक मिले उस पर प्लीज वर्क कीजिएगा। एक बात बताना है, जो थिंकर्स के नाम मैं लिखती थी, थिंकर्स के नाम को मैं बॉक्स में डालती थी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे थोड़े बहुत उनको अंडरलाइन करती थी, बट थिंकर्स को मैं बॉक्स में डालती थी ताकि दिखे कि हाँ ये थिंकर मेंशन किया है। तो ये हो गया मेरे सोशियोलॉजी के सारे सोर्सेस, नोट मेकिंग की स्ट्रैटेजी और आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी। अगर कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज आप मेरे ब्लॉग पर जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया मेरे नोट्स आप रेफर कर सकते हैं, मुझे तो लगता है काफी अच्छे नोट्स है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए मैंने जो डिटेल में नोट्स बनाए हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल से या ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे सारे टेस्ट पेपर्स आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ उसमें से लगे कि आपको काम आए तो आई वुड बी रियली हैप्पी। सो ये हो गया हमारा सोशियोलॉजी ऑप्शनल का वीडियो। दिल्ली नॉलेज टैंक को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे स्टूडेंट्स की मदद हो सके। तो थैंक यू सो मच दिल्ली नॉलेज ट्रैक, और सुनने वालों को भी थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आप सबको। आई होप आपकी ऑप्शनल की प्रिपरेशन और जीएस की प्रिपरेशन भी अच्छे से हो। ऑल द बेस्ट। जो दूसरा वीडियो है उसमें जीएस कवर हो चुका है और इसमें सोशियो कवर हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।